Harshita, first of all, I would like to congratulate you for getting the rank in the civil services examination. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसी फीलिंग है? सर काफी अच्छी है, मतलब वो लिस्ट में नाम आ गया, ये बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि एक सिक्योरिटी भी हो जाती है और आपको ये कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर रही है। तो थोड़ा सा और अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो कॉन्फिडेंस भी आता है और सिक्योरिटी भी आती है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रहा है और अटेंशन भी मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा अटेंशन भी मिल रहा है? कितनी है। अटेंशन मिल रही है? सर मतलब आसपास से तो काफी मिल जाती है, घर वाले भी खुश हैं, मम्मी पापा बहुत खुश है, ये सबसे अच्छी बात है कि अपने से ज्यादा उनके लिए बहुत खुशी हो रही है, तो ये अच्छा है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि सिर्फ हम अकेले तैयारी नहीं करते हैं, फैमिली पूरी साथ में ही तैयारी करती है। दे हैव यस। सीन यू फेलिंग, दे हैव सीन यू बिकमिंग एन ऑफिसर, बोथ आर डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स फॉर देम, राइट? यस सर। हर्षदा, आपकी जर्नी के बारे में कैन यू प्लीज गिव मी अ ब्रीफ? हमने कैसे स्टार्ट किया, कब प्लान किया कि आईएएस करना है, तैयारी करना है? कैन यू यस प्लीज गिव मी अ ब्रीफ? सर, इन द बिगनिंग जब ट्वेल्थ के बाद रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद ये था कि अब क्या चूज करना है, तो आई वाज श्योर कि मतलब मेरे को एट द एंड सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो उस टाइम मैंने सोचा था, एंड दैट इज द रीजन आई चेंज माई स्ट्रीम। साइंस से फिर आई स्विच टू ह्यूमैनिटीज, टू एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल साइंस करा। उसके बाद जब एक बार सिक्योरिटी आ गई, मास्टर्स, मेरा ये भी था कि एक बार बैकअप होना जरूरी है, इट्स वेरी अनसर्टेन, तो मास्टर्स में एडमिशन हो जाएगा, देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग डेडिकेटेडली। तो मेरी, मैंने सोच तो बहुत पहले से लिया था, बट एक फुल फ्लेजेड तैयारी मेरी मास्टर्स में एडमिशन के बाद से हुई थी। तो फिर उसके साथ ही मैंने अटेम्प्ट दिए और फाइनली अभी जाके क्रैक हुआ है। तो आपने मास्टर्स के बाद में बेसिकली सीरियस लेवल पे तैयारी चालू करी? यस सर। आई वुड लाइक टू टेल अदर्स कि शी हैज गिवन 3 अटेम्प्ट्स, इन हर थर्ड अटेम्प्ट शी हैज क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। और लास्ट 2 अटेम्प्ट में हमारा प्रीलिम्स हुआ नहीं, और उसके बाद में सेलेक्ट होना, यू कैन फील इट राइट? क्योंकि जब प्रीलिम्स नहीं होता है, देर इज अ डाउट इन द माइंड कि यार हम इस लायक भी हैं कि हमारा कभी होगा फाइनल सिलेक्शन। क्योंकि देखो, बात यह है कि हर कोई ड्रीम तो कर रहा है कि सेलेक्ट होना है, लेकिन जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में, व्हेन यू आर नॉट राइटिंग द मीन्स, व्हेन व्हेन एंटायर ईयर यू आर थिंकिंग कि अब कैसे आगे प्लान करना है, तो कैसे उसको आपने डील किया? सर टेक्निकली पहले अटेम्प्ट में मुझे लगता है कि एग्जाम से ज्यादा गलती मेरी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था। 2021 में मेरा पहला अटेम्प्ट रहा था, जो कोविड की वजह से काफी डिले हो गया था। डिले हो गया इसलिए मैं रेडी भी हो पाई थी देने के लिए। तो उससे दो चीज हो रही थी कि फुल फ्लेजेड तैयारी नहीं थी, तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही कम था, पर पेपर हैंडलिंग का तरीका मेरा बहुत गलत था। कि मैं बहुत ज्यादा फोकस कर देती थी कि मुझे सही जो आ रहे हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आ रहे वो मैं उसको ट्राई ही नहीं करना चाहती थी, कि डर होता था गलत हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आई थी सर। तो जब मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ था, तो मैंने ये चीज रियलाइज कर ली थी कि मुझे बहुत अच्छे से एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री, जो टॉपिक्स मैंने बिल्कुल टच भी नहीं किए थे, उनको भी करना है और अपने अटेम्प्ट करने के तरीके पे भी काम करना है। बट क्योंकि 22 का अटेम्प्ट जल्दी था, वो तो डिले हुआ नहीं, तो मेरे पास टाइम सिर्फ 6-7 महीने का ही था। तो स्टार्टिंग के 3 महीने मैंने पूरे मेंस को दे दिए। उसके बाद का जो 4 मंथ्स था, उसमें मैंने टेस्ट लगाने शुरू किए, और मैंने ये रियलाइज किया सर कि प्रीलिम्स है तो उसका पीवाई क्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मॉक के टेस्ट के क्वेश्चंस। क्योंकि वो आपको एक सेट वो दे देता है, डायरेक्शन दे देता है कि किसको कितना पढ़ना है। तो मेरी काफी इंप्रूवमेंट हुई उस स्ट्रैटेजी से। प्लस ये भी चेंज किया कि स्टैटिक पे ज्यादा फोकस किया एज कम्पेयर टू करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना डायनामिक होता है, हमें लगता है कि, और सर थोड़ा सा हम टॉपर्स को भी सुनते थे बोलते हुए कि करंट 60%, 70%। तो ऐसा हो जाता था कि यार करंट ही है जो है। तो ये बहुत मेरी पहले अटेम्प्ट में बहुत बड़ी गलती थी कि मैं सिर्फ करंट पे ही ज्यादा दिमाग लगाती थी कि स्टैटिक एक बार पढ़ लेंगे तो वो तो बुक में ही है, हो जाएगा। तो दूसरे अटेम्प्ट में ये चीज मैंने चेंज करी। तो अनफॉर्चुनेटली फिर 2-3 मार्क्स से मेरा जीएस रह गया, सी सैट हो गया था, जीएस रह गया मेरा 2-3। फिर उसके बाद ये हो गया कि भाई इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर है। तो मेंस अब क्योंकि 1 साल थे, तो मैं सर उस टाइम एक जगह इंटर्नशिप भी कर रही थी मिनिस्ट्री में 6 मंथ्स
का वो था। तो उसके साथ फिर मेरा ये था कि जब तक ये चलेगा मेंस अच्छे से, और मैं प्रीलिम्स के लिए ये करती थी सर कि स्टार्टिंग के मॉर्निंग के जो फर्स्ट आवर होते थे ना, उसमें पीवाईक्यूज करती थी डेली, हर सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज करती थी, ईयर वाइज करती थी, और उसी स्ट्रैटेजी से जो सब्जेक्ट का पीवाईक्यू कर रही हूँ उसका ही रिवीजन करती थी। तो 2 घंटे डेली प्रीलिम्स को देके फिर ऑप्शनल और मेंस, इस तरह से मैंने वो किया। सर ये तो स्ट्रैटेजी थी प्रिपरेशन की। दूसरी, अगर आप वो पूछोगे कि इमोशनली कैसे अपने आप को सस्टेन रखा कि यार नहीं हो रहा है, सर वो तो बहुत हर दूसरे दिन लगता था कि यार प्री नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि प्री ही पहला है और ये बहुत डर लग रहा है इसमें कि, पर सर उस टाइम ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आप खुद पे डाउट ना करके ये भी देखें कि ये स्टेज ही अनसर्टेन है। तो ये एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है कि आपको थोड़ा टेम्परामेंट पे काम करने की जरूरत है, कि कॉन्फिडेंस के साथ। मैं सर ऑप्शंस भी बहुत बदलती थी, कि पहला एक बार किया और फिर लगा नहीं ये मैं गलत कर रही हूँ, और मेरा सेकंड अटेम्प्ट में ये हुआ था, मैंने 4 क्वेश्चंस में एट स्ट्रेच ऑप्शंस बदल दिए और मेरे चारों के पहले सही थे, और मेरा 2-3 नंबर से रुक गया। तो मुझे वो बहुत, दैट कॉस्टेड मी एन एंटायर ईयर। तो ये अब क्लियर था कि पहली बार मैं जो स्ट्राइक करेगा वही करूंगी। तो ये, और ये काम भी आई, मैंने मॉक्स में अप्लाई किया। पर पीवाईक्यू सर बहुत रिगरसली फॉलो किया था, मुझे लगता है मेरे को पीवाईक्यूज ने बहुत हेल्प करी है प्री के लिए। तो वो जब मैं प्रिपरेशन के टाइम पे वो देख रही थी ना कि उससे मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, और सीसैट भी, मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसको अगर मैं अच्छे से कर रही हूँ, एक्यूरेसी उसमें अच्छी आ रही है, तो मेरा सीसैट भी टैकल हो जा रहा है। तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस जब बढ़ा और रिविजन का नंबर बढ़ा, तो वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट हुआ। और सर पेपर देखने के बाद टेम्परामेंट बनाना बहुत जरूरी है। 23 का पेपर बहुत गंदा आया था, सब मानते हैं, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेन सा था। गंदा इन द सेंस कि बहुत डिफरेंट था। तो एक ये उस टाइम खुद को समझाया उसके लिए कि एक ना टर्म सबकी है कि अतरंगी टाइप था। अतरंगी, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो ये था, तो ये उस टाइम खुद को समझाया कि ग्रो सबके लिए है, तो यू आर नॉट अलोन एंड यू कैन डू इट, क्योंकि नॉलेज तो है। तो नॉलेज को वो करके जैसे भी फाइट करना, आई हैव टू सॉल्व ऑल दी 100 क्वेश्चंस, आई हैव टू सी कि अपना बेस्ट दे के आना है, और कोई में भी सेल्फ डाउट के साथ नहीं आगे बढ़ना है। तो वो चीज ही मुझे सर हेल्प करी है प्रीलिम्स के लिए। और कॉन्फिडेंस नहीं खोया सर। बहुत बार होता है कि सेल्फ डाउट आता है, लेकिन मेरे को ये था कि नहीं, इसके वजह से परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं आनी चाहिए। तो वो मैंने खुद को उस टाइम बहुत पुश किया था, प्रीलिम्स में बहुत पुश किया है सर, ये मैं बोलूंगी। हर्षिता, आपने बोला कि कहीं टॉपर स्टॉक में सुन लिया कि 60-70% तो करंट अफेयर्स आता है। अब हाँ। वो क्या है ना, एक आध बंदे कह के तो चले जाते हैं, हम्म। सामने वाले डैमेज जो होते हैं उन्हें वो रियलाइज होता नहीं है। एंड आई होप कि आज के बाद लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, आप पीवाईक्यूज देखें। आपको पीवाईक्यू से आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं, आप पीवाईक्यू देखिए, समझ में आ जाएगा कितना करंट आ रहा है, कितना स्टैटिक है। और वो वही एक क्लेम करने वाले तो 100 क्वेश्चन भी करंट के क्लेम कर देते हैं कि सारे करंट के ही थे, उसका तो कोई अंत नहीं है। एक और Yes. बात है कि आपने कॉन्फिडेंस की जो बात की, कई बार होता है कि प्रीलिम्स में हम फर्स्ट टाइम पे माइंड जो है वो सही से काम करता है कि ये सही है, फिर हम डेविल वाला माइंड लगाते हैं, एंड दैट हाँ, डेविल ओवर माइंड, थिंकिंग। डेविल माइंड कि नहीं तुम सही कैसे हो, तुम गलत हो, हाँ, हम सही हैं। यू आर नॉट दैट गुड। यू आर नॉट दैट गुड। तो प्रीलिम्स के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। 2 बार हमारा प्रीलिम्स हुआ नहीं, क्या हमने कोई सोर्सेज करे चेंज? नहीं सर, सोर्सेज को वही फॉलो करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग सर मेंस में ऑप्शनल बदल देते हैं, नहीं होता है तो प्रीलिम्स में बुक्स पूरे पूरे बदल देते हैं। मुझे लगता है ना सर, सबसे बेस्ट यही है ना कि आप उसी सोर्स को वापस फॉलो करो। क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया है कि मेरे लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस गलत हुए थे 2022 के प्रीलिम्स में, जो रिट वाला क्वेश्चन आया था। फिर एनवायरमेंट में जो वेटलैंड के क्वेश्चन थे सर, ये एकदम सामने हमें कंटेंट में दिया रहता है कि यार ये बुक में लिखा है, वो मुझे रिकॉल नहीं हुआ सर, ये रिवीजन की प्रॉब्लम है। पर आप सोर्स चेंज करोगे, आप 10 चीज कैसे रिटेन कर पाओगे? तो एक चीज अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको कमांड आएगा उस पर्टिकुलर चीज पे, और वो आपकी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करेगी। सर मैंने कोई सोर्स बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, फर्स्ट डे से जो सोर्स फॉलो किया था मैंने एंड तक, बस मैंने न्यूज़पेपर चेंज किया था। मैं पहले द हिंदू फॉलो करती थी, फिर मैंने इंडियन एक्सप्रेस स्विच कर लिया था। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इंडियन एक्सप्रेस जल्दी भी हो जाता है और मैं लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो थोड़ा बैलेंस्ड है वो। तो इस वजह से मैंने न्यूज़पेपर चेंज किया बस, और बस रिवीजन और उसको शॉर्ट करती गई, कि मतलब और अच्छे से उसको शॉर्ट कर दिया, या जो नहीं याद आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं बना सकते, पर लक्ष्मीकांत में ये चीजें बहुत हैं कि जैसे मुझे कुछ पर्टिकुलर एरियाज में दिक्कत है, इमरजेंसी, रिट याद नहीं रहता, तो मैंने उनके शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाए कि मतलब मैं आधे घंटे में वो पूरा जो एरिया है वो देख पाऊँ
बस ये किया था। सभी से बड़ा चैलेंज है ना कि राइट सोर्सेज हम कैसे चुने। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि आपके बेसिक सोर्सेज क्या थे प्रीलिम्स के? सर पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत, फिर हिस्ट्री में एक अगर हम सेकेंड, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सभी को पता है करना है। फिर भी हम्म, ना कुछ लोग आते हैं कि इस साल लक्ष्मीकांत से कोई भी क्वेश्चन आया ही नहीं, और लोग कर देते हैं, खत्म कहानी सारी फिर। नहीं सर, नहीं सर, ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सारा का सारा मटेरियल आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाता है। और कुछ नया अगर करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर में आपको कोई टर्म मिल रहा है तो आप उसको ऑब्वियसली गूगल कर सकते हैं सर, इट्स वेरी डायनामिक ना। बट स्टैटिक तो लक्ष्मीकांत के बाहर, मुझे लगता है वो बुक इतनी खुद ही में वास्ट है, अगर 25वीं बार भी पढ़ो तो ऐसा लगेगा कि कुछ नया मिल रहा है उसमें। कुछ नया मिल रहा तो लक्ष्मीकांत तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि उसके आगे या पीछे कुछ और जरूरत, मुझे नहीं लगता। बाकी सर हिस्ट्री, एंशियंट मेडिवल की बात करें तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की थी। सतीश चंद्रा और आर एस शर्मा शायद, ये दो बुक्स हैं। इनके मैंने नोट्स बनाए थे क्योंकि बुक्स बहुत बोरिंग लगती थी मुझे, तो मैं बुक्स नहीं पढ़ना चाहती थी दोबारा। तो इसके नोट्स सेक्शन वाइज बनाए थे। आर्ट, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, कि गुप्ता में मतलब गुप्ता एम्पायर पढ़ रही हूँ तो तीनों का मैंने बाइफरकेट कर दिया था कि उनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कॉइनेज कैसा था, फिर वुमेन सोशल स्टेटस कैसा था वुमेन का, फिर कास्ट सिस्टम का, ये सब का सब कैसा चल रहा था। तो इस तरह से मैंने वो चीज फॉलो की सर। और दूसरी चीज ये इंश्योर किया था कि मैं आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट मिडिवल को थोड़ा लिंक करके पढूं, क्योंकि फाइन है। आर्ट्स की राइट। जो एनसीईआरटी है उसको और एंशियंट मिडिवल को जब मैं लिंक कर रही थी तो मुझे लग रहा था बहुत चीजें वो कर रही हैं, वो मतलब कोलैप्स, मतलब वो होता है क्या बोलते हैं उसको, मैं वर्ड भूल रही हूँ, सेम ओवरलैप टू कर रही है वो। ओवरलैप ओवरलैप कर रही हैं। तो वो चीज हम उसको एक जगह आप कर लो ताकि आपको 3 बार ना पढ़ना पड़े, ये करा था। और नितिन सिंघानिया के कुछ बेसिक चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। उसके बाद एनवायरमेंट में अगर हम आए तो मॉडर्न में भी क्या है ना, देखो मॉडर्न में भी क्या है, अभी लोग आते हैं स्पेक्ट्रम से, कुछ आता नहीं पर आता है वहां से, कम से कम स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन तो कर लो सही। हाँ सर, और बात है कि आप क्या कितना पढ़ लोगे, कहाँ से फिर पढ़ोगे। मतलब अगर आपका हिस्ट्री, जैसे मेरे फ्रेंड्स एक दो ऑप्शनल रहे हैं तो उपेंद्र बख्शी फॉलो करते हैं, तो भाई उनका वो है सोर्स, आप क्यों पढ़ोगे इतना ज्यादा, आपको नहीं इम्पोर्टेंट है। तो मेरे को ये लगता है कि सोर्स वही रखने की जरूरत होती है सर। तीसरी चीज, एनवायरमेंट पे जाएं तो एनवायरमेंट में सर मेरा बायो का बैकग्राउंड रहा है 11th 12th में। तो उसकी ना मैं ये सजेस्ट करूंगी कि 12th के जो लास्ट के 4 चैप्टर्स होते हैं इकोलॉजी के, वो आपका बेस बना देते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था तो मुझे ये चीज पता थी। और वो मैंने रिवाइज किया, उससे आप जब इधर आओगे ना तो फूड पिरामिड, फूड चेन, ये सब बहुत इजी लगेगा पढ़ना। तो शंकर आईएएस की मैंने पूरी बुक फॉलो की थी, और वो बायो की एनसीईआरटी के लास्ट के 4 चैप्टर्स फॉलो किए थे। उसके बाद एनवायरमेंट, सॉरी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में सर मैंने एनसीईआरटी 9 to 12 चारों साल की अच्छे से की। और सर श्रीराम आईएएस की बुकलेट आती है, वो मैंने फॉलो की थी प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए सर मैंने कोई बेसिक बुक से नहीं पढ़ा था, मैंने गूगल करके किसी कोचिंग के मटेरियल अगर मुझे नेट पे मिल रहा है वो, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इनसे नोट्स बनाए थे। तो मेंस का मेरा ये रहा था। बाकी सर और कुछ टॉपिक्स जैसे फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब में कंफ्यूजन होता था, तो उसके लिए मृणाल सर के वीडियोस देखे थे मैंने। इकोनॉमिक्स मेरा ऐसे हुआ। उसके बाद ज्योग्राफी सर, उसके लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की थी, 6 to 12 पूरी पढ़ी थी, और 9 10 11 12 के नोट्स बनाए थे अच्छे से। उसके बाद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक सर मैंने सिर्फ मैगजीन फॉलो किया था इसके लिए, करंट मैगजीन, वो भी कंपाइलेशन पढ़ा था, बाकी कोई बेसिक उसके लिए नहीं पढ़ा था। और सर आईआर के लिए भी मतलब वही किया था, मैगजीन पढ़ी थी। बाकी आईआर में तो सर ये हो जाता है कि हमें लगता है कि आप वो ज्यादा अच्छे से करो, उनके जो मैप्स लोकेशंस होते हैं हो ना, गए, मैप्स हो लोकेशंस, गए। वो बहुत अच्छे से करने की जरूरत है ज्योग्राफी। सर। एक एक मिनट मिल सकता है सर, यस एक यस, मिनट, प्लीज 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 टेक योर टाइम। एक सर। हाँ सर। यस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी। प्रीलिम्स का यही था, हाँ यही था ज्योग्राफी। सर। ज्योग्राफी बताए तो एनसीईआरटी सिर्फ 6 to 12 एनसीईआरटी और 9 10 11 में। 12 की मैंने एनसीईआरटी
अच्छे से नोट्स बनाए थे उसके प्रॉपर। और सर डायग्राम्स के लिए मैंने एक ये चीज की थी कि मैं कोई भी टर्म डालती थी यूट्यूब पे और उसके ना वीडियोस देख लेती थी। एक अरुण सेन गुप्ता सर हैं, उनके अच्छे होते थे, तो वो एनिमेशंस में पढ़ाते थे, तो मैं वहां से डायग्राम पिक कर लेती थी कि मैं ये डायग्राम डाल दूंगी। और इंडिया और वर्ल्ड का मैप प्रैक्टिस किया था मेंस के लिए, बस यही था। प्रीलिम्स में क्या है, एक तो चीज है कि सिलेबस कंपेरेटिव टू मेंस कम है, देर इज नो डाउट। पर हाँ, प्रीलिम्स चूंकि बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बहुत कम लोग क्लियर क्लियर करते हैं, तो प्रीलिम्स का एक फियर है। बट सोर्सेज अगर आप लिमिटेड रखें तो पता है कि इतना ही पढ़ना है। प्रीलिम्स में एक और चैलेंज जो आता है कि फैक्ट्स बहुत है। उसको तैयार करने के लिए कैसे आपने किया, क्योंकि रिकॉल होते नहीं है फैक्ट्स। अब मान लो कि एनवायरमेंट है, हिस्ट्री है, हजारों फैक्ट है। सर पर अगर हम पीवाईक्यूज देखें ना, तो कुछ तरह के ही फैक्ट्स पूछे जाते हैं और बहुत एनालिटिकल वे में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये देखना जैसे एनवायरमेंट में होता है, अगर वो ये नहीं पूछेंगे कि वो स्पीशीज कैसा दिखता है, अगर कोई स्पीशीज टर्म है, कोई न्यूज में आया है, तो वो ये पूछेंगे कि उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, और वो उस एरिया में और कौन कौन से बर्ड्स एनिमल्स ये सब पाए जाते हैं, और वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ये पूछ सकता है। तो सर वो आपको एक आइडिया लग जाता है कि फैक्ट्स किस तरह के पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब हम लक्ष्मीकांत में भी देखें, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं तो वो आर्टिकल्स के साथ ही खेलेंगे, या फिर फंडामेंटल राइट्स में भी वो एप्लीकेशन बेस्ड, अब तो सर एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा हो रहा है। तो फैक्ट सर कुछ तरह के होते हैं, और मैं क्या करती थी कि जब मुझे ऐसा फैक्ट मिलता था ना, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज वो बना रखी थी, बुकलेट्स बना रखी थी, शीट्स डालती थी, और मतलब हार्डली 4 पेज का एक सब्जेक्ट का बनता था, एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो। और जैसे जैसे एग्जाम क्लोज होता जाता था, मैं उसको रोज सुबह उठ के सबसे पहले से, क्योंकि फैक्ट्स बहुत हेवी होते हैं और आपका दिमाग हम्म। सबसे ज्यादा फ्रेश सुबह होता है, तो मैं सबसे पहले आधे घंटे या 20 मिनट उसको देख लेती थी डेली बेसिस पे। तो सर ऐसा बोलते हैं ना कि सामने से आपके रोज कोई ना कोई चीज क्रॉस कर रही है, तो एकदम सबकॉन्शियस में बैठ राइट। जाती है। राइट। तो मैंने वो चीज करी थी, वो फिर आदत हो गई, तो वो डेली खुद से हो जाता था कि उठ के सबसे पहले ये करना है, तो मैंने वो फॉलो किया था। तो फैक्ट्स को आपने डील कर लिया, कंसेप्ट्स के लिए जो सोर्सेज थे यू हैव डिपेंड ऑन दो सोर्सेज। एक और चैलेंज आता है अभी के टाइम पे, क्या है कि पीवाईक्यू इज ए बजवर्ड। एवरीवन इज लाइक कि मैं ना पीवाईक्यू मुझे करना है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि पीवाईक्यू सही से कैसे करना है वो आज भी चैलेंज है। लोग हाँ क्या है, सर मैंने 25 साल के कर लिए तब भी सर मेरे हाँ प्रीलिम्स में 50 नंबर है। चांस ही हाँ। नहीं है कि आपके 50 नंबर है। तो हाउ डिड यू डील विद द पीवाईक्यू? सर पीवाईक्यूज मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें ना राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट्स दोनों देखने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि यूपीएससी का क्वेश्चन इजी होता है, उनके ऑप्शंस टफ होते हैं। तो जब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे और जब हमें पता है ये स्टेटमेंट सही है, तो ठीक है, वो तो पता है कि स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट जानने की जरूरत है, ये कहाँ से पूछा और ये उस साल क्यों पूछा गया था, क्या न्यूज में था या नहीं था, रैंडम आया है, तो रैंडम आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब अगर उस साल कुछ हुआ था, हम सब क्वेश्चंस के लिए चेक भी नहीं कर सकते, लेकिन हम एक वो बना सकते हैं कि अगर रॉन्ग भी है कोई स्टेटमेंट, तो उसका कंटेक्स्ट क्या था, किस एरिया से पूछा गया है, तो हम उसका सही खुद को बताए एटलीस्ट, क्योंकि यूपीएससी उसी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके अगर किसी और क्वेश्चन में डाल के पूछेगा अगले साल, तो हमें वो गलत नहीं करना है। तो हमें दो चीज एनालाइज करनी है, हमें ट्रेंड देखना है कि किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, वो चेंज हो सकता है, लेकिन सर कंट्रोल तो यही है कि मतलब हम एनालाइज करके चलते हैं। और दूसरा कि जो गलत स्टेटमेंट्स है, हमें उनका सही पता करना है और उनका कंटेक्स्ट भी जानना है। तो जब हम कंटेक्स्ट पढ़ेंगे, और फॉर एग्जांपल गुप्ता एम्पायर से कोई क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन है, तो हमें ये भी ट्राई करना है कि हम उसका आर्किटेक्चर भी पढ़ लें, क्योंकि हर हो सकता है नेक्स्ट ईयर आर्किटेक्चर पूछ ले, गुप्ता एम्पायर इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से की टर्म्स को आइडेंटिफाई करके, और तब और डेप्थ पता करनी है कि कितना तक जाता है, ये नहीं कि उस टॉपिक पे फिर सब पढ़ रहे हैं, 3 बुक्स पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गलत स्टेटमेंट्स भी हमें एनालाइज करने की जरूरत है, ये मुझे लगता है। तो मैं अगर इसको समराइज करूं तो सही जो टर्म है वो है पीवाईक्यू एनालिसिस, नॉट जस्ट हाँ, मियरली डूइंग पीवाईक्यू। सॉल्विंग से नहीं होगा सर, एनालाइज करना इज वेरी। आपने कितने साल के पीवाईक्यूज किए थे? सर स्टार्टिंग में तो मेरे को ये होता था कि मतलब ऐसे 5 साल 6 साल के करूंगी, पर फिर अटेम्प्ट बढ़ गया, तो ऐसा हो गया कि वो 6 साल का जब हो गया कि फिर आंसर याद हो जाता है। जब आप बार बार करने लगते हैं ना, तो आपको आंसर ही याद हो जाता है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता करने का। तो मैं ट्राई करती थी मैं और पीछे चली जाऊं, मतलब मुझे लगता है कि
मैंने 20 साल के तो करे थे, मतलब 20 नहीं तो 15 साल के तो मैंने अच्छे से करे थे। और जब मुझे ऐसा लगा ना कि नहीं अभी और क्वेश्चंस करना चाहिए, ये हो गया है, अब याद हो गए आंसर्स, तो मैं और पीछे जाने की कोशिश करती थी। बस सर ये आपकी पर्सनल प्रिपरेशन, आप कहाँ स्टैंड करो, आपने नया शुरू किया और अटेम्प्ट पास है, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप एक ही सब्जेक्ट में 10-10 साल पहले चले जाओ, क्योंकि फिर और सारे सब्जेक्ट्स छूट जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज पकड़ो और 5-5 साल का करते जाओ, 5 साल तो कर लो मिनिमम। और उसके बाद जब सारे सब्जेक्ट्स हो जाएं और 5 साल का आपका सारे सब्जेक्ट का हो गया, तब आप फिर से 5 साल पीछे जाओ और उस चीज को हर सब्जेक्ट में करते जाओ, ऐसे करना चाहिए। राइट। पीवाईक्यू करने के बाद में फिर टेस्ट सीरीज करना है। आपने कितने हाँ टेस्ट करे थे सॉल्व? सर, पहले अटेम्प्ट में तो लगता था कि टेस्ट ही है जो है, पढ़ने से ज्यादा तो टेस्ट है सब कुछ, टेस्ट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने हर दिन टेस्ट मारे थे, उसके वजह से ये दिक्कत भी ये ना हुई। ये भी ना एक ना स्ट्रेटेजी थी, किसी ने बोली थी, मैं नाम नहीं लूंगा। हर दिन कर लो टेस्ट सॉल्व, 9:30 बजे बैठो और टेस्ट सॉल्व करो और तुम सेलेक्ट। हाँ, तो मैंने तो दबा के टेस्ट मारे थे पहले। और ऐसा रियलाइज हुआ कि टेस्ट मतलब बहुत, क्योंकि एनालाइज नहीं किया ना। और सर कोचिंग मटेरियल के जो भी हम टेस्ट लगाते हैं उनका जो लेवल होता है यूपीएससी के लेवल से अलग होता है। टफ भी होता है, कुछ कुछ इजी भी होता है। तो मेरे को ये लगता है कि आप एनालाइज करो और मार्क्स पे मत जाके आप एरियाज आइडेंटिफाई करो कि क्या लक्ष्मीकांत का डायरेक्ट पढ़ा हुआ क्वेश्चन वहां गलत हुआ है। अगर हुआ है तो आंसर से पहले आप उस टॉपिक को लिखो, और जब आप नेक्स्ट टाइम लक्ष्मीकांत उठाओ तो उन टॉपिक्स को पहले पढ़ो, क्योंकि आपको तब पता होगा साइकोलॉजिकली कि इनकी इनके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो मुझे इन पे ज्यादा ध्यान देना है। आप एक फ्लो में पूरी बुक करोगे ना, तो जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते जाओगे तब तक आपका माइंड वो लूज हो जाएगा, फोकस। तो वो टॉपिक्स लिख लो, हर सब्जेक्ट के लिए ये चीज फॉलो करो टेस्ट लगाते वक्त। और सर मुझे लगता है कि सेक्शनल मैंने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा लगाए थे, तो थर्ड अटेम्प्ट तक मुझे ये हो गया कि अरे सेक्शनल तो कम थोड़ा सा करके अब फुल लेंथ पे काम करना है। तो मैंने जीएस की सर फुल लेंथ मुझे लगता है 20 के अराउंड लगाए थे। और क्योंकि सेक्शनल कम कर दिए थे इसलिए 20 फुल लेंथ लगाए थे। और सी सैट मैंने लगाया था सर, 12-13 तो सी सैट लगाया था। उसमें मैं पीवाई क्यूज का भी बोलूंगी, पूरा फुल लेंथ लगाया था यूपीएससी का एक्चुअल। और वो जब हो गया तब मैंने कोचिंग के लगाए थे। और एनालाइज हर्षिता करना बहुत जरूरी है। हर्षिता, जब जब ना आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, तो यू लुक फॉर द हेल्प। यू लुक स्पेशली, कुछ साइट पे जाके आप चेक करेंगे कैसे प्रीलिम्स क्लियर करें, कुछ आप वीडियोस देखेंगे, कुछ आप टॉपर्स में जाएंगे। हर हाँ। बार क्या होता है कि पहली बार जब प्रीलिम्स पास नहीं हुआ, किसी ने बोला कि टेस्ट लगा लो प्रीलिम्स निकल जाएगा, फिर आप नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दो। यस सर। कोई कोई बोलेगा कि नोट्स कर लो तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, कोई नोट्स करना चालू कर देता है। फिर कोई बोलेगा कि पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू करना चालू कर देता है। एवरी ईयर अ कैंडिडेट गो फॉर वन बज वर्ड। वो हर साल की कहानी है। अगर हम इसको समराइज करें, इफ यू लुक बैक कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मुझे प्रीलिम्स निकालना था तो क्या क्या एरिया थे कि अगर मैं ये कर जाती मेरा प्रीलिम्स निकल जाता कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं रहती। सर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि आप फॉर ग्रांटेड मत लो किसी सब्जेक्ट को, कि ठीक है आपका पॉलिटी इकोनॉमिक्स और अगर एनवायरमेंट हो गया है तो आप अब एलिजिबल हो, बिल्कुल आप कर लोगे। ये गलती की थी मैंने। तो मुझे लगता है आप हर सब्जेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस दो, स्किप मत करो कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है। बट सर कभी भी रेशियो बदल जाता है, जैसे कभी अभी ऐसा हो रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री से कम होके एंशियंट मिडिवल पे फोकस ज्यादा हो गया है, हम उसको छोड़ देते थे, तो ये चीज नहीं करनी है। दूसरी सर आप टेस्ट थोड़ा ना पहले शुरू कर दो। जैसे मुझे क्या लगता था कि मैं मेंस पढ़ूंगी, लास्ट के 2 महीने में सिर्फ टेस्ट दे दूंगी और ज्यादा दे दूंगी। उससे गलती ये, उससे प्रेशर ये आता है कि अरे सिर्फ 2 महीने में इतने टेस्ट देने हैं, एनालाइज भी करना है, गलती वो भी करनी है, रिवाइज भी करना है, तो रिवीजन का टाइम कम चला जाता है एंड में। तो थोड़ा पहले से आप वीक में एक ही टेस्ट दो, लेकिन आप थोड़ा पहले से देना शुरू करो ताकि बाद में वो प्रेशर भी ना आए टेस्ट देने का, और आपके पास बीच बीच में टाइम मिलता जाए सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। और ये, और थर्ड, ब्लाइंडली इतने टेस्ट नहीं देने चाहिए थे मुझे। मुझे ये भी फील हुआ कि मुझे पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस में, सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे पीवाईक्यूज प्रीलिम्स का फोकस ही नहीं था, बहुत कम फोकस था। मैं मॉक्स कोचिंग के टेस्ट इसी पे रह गई। तो ये चीज मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और फोर्थ सर, कॉन्फिडेंस, ऑप्शंस मत बदलो, जो पहली बार में आ गया दिमाग में सही है, आपका सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रांग है, आपने पढ़ा है, तो वो है। बार बार ऑप्शन ओवर थिंक तो बिल्कुल मत करो, हो गया। और बबल भर दो, ज्यादा उसमें क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, बबल भर दो ताकि लास्ट में स्कोप ही ना बचे चेंज करने का।
ये मैं बोलूंगी सर प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में ना एक और चैलेंज है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करें सॉल्व, क्योंकि हम बाहर बैठ के जो टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे हम एक स्ट्रेटजी लेके जा रहे हैं। एग्जाम हॉल में ऑल टुगेदर कभी कभार चेंज हो जाता है, कभी कभार डर रहता है। बाहर तो ठीक है कि 90 तो कर रहे हैं, 100 तो कर रहे हैं, लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में बैठे हैं कि नहीं 70 से ज्यादा तो अभी रिस्क है, तो आपके अटेम्प्ट वाइज आपने कैसे कैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को डील किया? सर ये आपने बिल्कुल सही बोला, मॉक में ना आप कितना भी वो टेस्ट के एनवायरनमेंट में बैठे हो, एग्जाम के एनवायरनमेंट में बैठे हो, आपको पता है दिस इज नॉट द रियल एग्जाम, यहाँ रिस्क चल जाएगा, तो हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा लेते हैं। पर सर एक्यूरेसी भी मैटर करती है, मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं थी, किसी किसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है कि 50 में 40 सही हो गए, तो मेरी एक्यूरेसी थोड़ी पुअर थी, तो मुझे ना ये पता था कि मुझे क्वेश्चंस तो ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं मॉक में 90 तो अराउंड करती ही थी, 90 तो मेरा मिनिमम होता था, और ट्राई करती थी 95 करूं। और मैं ये सोच के जाती थी कि रियल एग्जाम में इससे कम होगा तो 5 ही कम होंगे, उससे ज्यादा कम नहीं कर सकती मैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मुझे लगता है मैंने 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, पर मेरे नेगेटिव्स ही में आए थे, मतलब मार्क्स नेगेटिव में नहीं आए थे, मतलब नेगेटिव ज्यादा चले गए हाँ, थे इस वजह ज्यादा से, चलेगी। तो कम हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट में ये चीज अच्छी रही, मैंने एक्यूरेसी भी ठीक की थी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी सही थे मेरे, उतने ही थे लेकिन एक्यूरेसी बढ़ने की वजह से बहुत क्लोज आ गई थी। सर थर्ड अटेम्प्ट में भी यही करना चाहती थी, बट क्वेश्चन ऐसा था कि मन मान नहीं रहा था कि और पुश करो। 80 के बाद मैं बिल्कुल सैचुरेट हो गई थी कि अब इससे ज्यादा नहीं होगा, पर कोशिश करके 3-4 क्वेश्चंस और किए थे। तो मैं ये मुझे लगता है सर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस साल का पेपर कैसा आया है। अगर बहुत इजी है तो सबके लिए इजी है, तो आपको मतलब ट्राई करना है कि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर लो ताकि आपके ओवरऑल ज्यादा बन जाए। बहुत टफ है तो आप एक्यूरेसी पे काम करो, बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते सर, क्योंकि अगर नेगेटिव में आ गए तो अच्छे खासे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, यही है। प्रीलिम्स के टाइम पे एक और चीज है कि हमने स्टैटिक पढ़ लिया, हाँ हमने पीवाईक्यूज कर लिए। पीवाईक्यू से मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ। 2022 में यूपीएससी ने इंडिकेशन दिया था कि हम ओनली ऑल हम करेंगे ये गेम। 2022 में 5-10 क्वेश्चन में किया, 2023 में पेपर पूरा का पूरा रंग दिया उसी ऑप्शन हाँ। से। तो कहीं ना पीवाईक्यू आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी एक डायरेक्शन देता है। डू यस यू सर। एग्री विद दिस? हाँ सर बिल्कुल देते हैं वो, शायद हम बेवकूफ थे, हमें लगा नहीं कि पूरा पेपर आ जाएगा इस तरह का। और सर बहुत मतलब ये तो अनप्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल भी था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। बट आप जब 20 साल का क्वेश्चन ऐसे करके देखोगे ना ट्रेंड टाइप से, तो आपको रियलाइज होगा कि कभी कभी एक ट्रेंड फॉलो होती है 3-4 साल की, फिर वो बदलती है। जैसे 10 साल फॉलो हुई, 20 साल, अब क्या हो रहा है हर साल चेंज हो रहा है। तो मैं बोलूंगी सर ट्रेंड तो अब पीवाईक्यू से एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है, वो तो बाई चांस हो गया कि उन्होंने हिंट दिया फिर ऐसा सारा कर दिया। ट्रेंड भी पता चलता है, और सर मुझे ये फील होता है कि अगर हम पीवाईक्यूज अच्छे से करेंगे तो हमें हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट एरिया पता चल जाएगा, हर सब्जेक्ट का। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज, मैंने हिस्ट्री में ये काम की थी सर, और मुझे ये दिखा कि वो जो एक्ट्स आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हर साल क्वेश्चन है। कितना ही पेपर चेंज हुआ हो, कितना ही एरिया चेंज हुआ हो, मॉडर्न हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन क्यों ना पूछा हो, पर वो उस एरिया से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो मुझे ये पता है कि ये तो आना ही आना है। तो ये आप जब एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे सर अलग अलग एम्पायर्स का, तो ये है कि किसके साथ लड़ाई हुई ये नहीं पूछ रहे, वो उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है वो पूछ रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अगले साल भी यही पूछेंगे। तो एरिया वाइज ट्रेंड हम बता सकते हैं, मुझे लगता है कि पीवाईक्यूज इसमें हेल्प करेंगे। हर्ष, व्हेन यू डोंट क्लियर द प्रीलिम्स, अपने आप को दोबारा से खड़े करना, अपने आप को दोबारा से मोटिवेट करना कि दोबारा देना विदाउट डाउटिंग योर सेल्फ, दैट इज क्वाइट ए चैलेंज। तो हाउ डिड यू मैनेज फर्स्ट अटेम्प्ट? तो ठीक है, आपने बताया कि फर्स्ट में तो ठीक है, फ्रेश हैं हम, तैयारी कर रहे हैं, बट आफ्टर सेकंड इट हिट्स यू हार्ड कि अब क्या, एंड अगेन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंटायर ईयर। सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हेल्प यू? सर पहला तो मैंने ब्लेम ही शिफ्ट कर दिया था सेकेंड अटेम्प्ट के बाद। ऐसा हुआ था मेरा 5 जून को प्री था और 3 जून को मेरा मास्टर्स का फाइनल सेम का पेपर था, तो मेरा मई पूरा उसी में चला गया। तो मैं खुद को ही बोल रही थी ब्रो तेरी गलती नहीं है, तेरा टाइम वहां चला गया, बट डीप डाउन मुझे पता है कि करने वाले उसी में भी करते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा टाइम मैनेजमेंट, तो मुझे पता चला टाइम मैनेजमेंट का इशू आया है।
तो ब्लेम शिफ्टिंग वो स्टार्टिंग में खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए किया था सर। ये करना पड़ता है कभी कभी अपने आप को साइकोलॉजिकली मजबूत रखने के लिए, क्योंकि अगर आप सारा ब्लेम खुद पे एक टाइम पे, होती तो खुद की गलती है बट डाल दोगे ना, तो शायद आपको खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा ब्लेम शिफ्ट किया कि चलो, उनका शेड्यूल अपना खराब गलती था, नहीं है। मास्टर्स का शेड्यूल ही मेरा खराब आया ना, मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद जब वो धीरे धीरे रेडी किया खुद को, तो पता तो था कि गलती तो भाई मेरी है, तो टाइम मैनेजमेंट पे काम किया। और क्योंकि तब भी मैं जॉब कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी मिनिस्ट्री में, तो टाइम मैनेजमेंट वहां पे मैंने ये सीखी कि होना होगा तो होगा, कितने ही आप बिजी रहो सब करते हैं क्लियर। तो एक अपने आप को वो कॉन्फिडेंस देती रही मैं खुद को कि नहीं, ये फाइनल अटेम्प्ट है, ये लास्ट अटेम्प्ट मान के दो, भले ही मेरे पास अटेम्प्ट बहुत बचे हैं फिर भी ये लास्ट मान के दो, और ये ऐसे सोच के दो कि ये नहीं हुआ तो फिर और देना ही नहीं है। तो ये एक मेरा लास्ट पुश था। मैं थर्ड अटेम्प्ट में खुद को हर बारी हर दिन यही बोलती थी कि हर्षिता लास्ट अटेम्प्ट, बस 2 महीने और, बस 6 महीने और, उसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर मेंस करेंगे। तो ये खुद को एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर घर वाले बहुत अच्छे हैं, ये मतलब उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया है, हर दिन यही बोलते थे कि नहीं हो जाएगा, पेपर ही खराब आया होगा, मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है। मेरी बच्ची तो बेस्ट है दुनिया में। तो बेस्ट है। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट किया है, हर दिन पुश करते थे। और दोस्त मेरे बहुत अच्छे थे इस मामले में, कि वो भी मुझे सपोर्ट करते थे कि तेरा हो जाएगा, तू तेज है, वो होता है, सबका लक अच्छा नहीं होता, किस्मत को थोड़ा ब्लेम कर दो, थोड़ा इधर ब्लेम कर दो, थोड़ा उधर ब्लेम कर दो, और खुद का बस करते रहो कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा, और अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मतलब अगर आपको है कॉन्फिडेंस। और सर ये भी हो गया था कि सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि 2-3 नंबर से रुका है बस, तो मेरी स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, मुझे लास्ट में वो ऑप्शंस नहीं बदलने थे, क्योंकि 4 में बदला था और चारों पहले सही थे। तो वो चीज बहुत गलत किया मैंने। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखने की बहुत जरूरत है। तो ये अब था कि थोड़ा सा पुश करके फ्री हो जाएगा ना, तो मेंस वो कर लेंगे। तो इस तरह से खुद को वो किया था। जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, जनरली मेंस की तैयारी सफर करती है। आपने मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से पहले कर ली थी, या वो प्री और मेंस के बीच में ही यू ट्राई टू प्रिपेयर फॉर द मेंस? सर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आई वुड से कि मैं मेंस को लेके बहुत वो थी, पर जब सेकंड अटेम्प्ट का मेरा प्री नहीं हुआ, तो मुझे ये लगा कि शायद प्री में बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि वो 2-3 नंबर ही बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं मेरे लिए। पहले में भी बहुत मार्जिन नहीं था सर, था लेकिन इतना नहीं था। तो मेरी मेंस की प्रिपरेशन तब सफर की थी। ये तो अच्छी बात थी कि मेरा ऑप्शनल रेडी था, मैंने ऑप्शनल प्रिपेयर कर लिया था, बस वैल्यू एडिशन करती रही। तो जहां लोगों को 6 महीने मेंस मुझे करना चाहिए था, मैंने 3 महीने ही मेंस को टाइम दिया, नोट्स बनाए, बट मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी सर। तो मतलब मेंस के प्रीलिम्स से पहले आंसर राइटिंग जीरो? जीरो नहीं, मतलब सेकेंड अटेम्प्ट तक की थी। जब थर्ड अटेम्प्ट देने वाली थी ना, उस अटेम्प्ट में मैंने नहीं की थी, क्योंकि लग रहा था यार प्री तो हो ही नहीं रहा, 2 बार से एक बार प्री तो हो कम से कम। ये वाली साइकोलॉजी जो मेरी डेवलप हो गई ना, इससे मुझे शायद, मैं मुझे नहीं पता सर, मार्कशीट नहीं आई है वो तो मैं देखूंगी, बट शायद हो सकता है कि उसके वजह से भी इम्पैक्ट आया हो। तो वो साइकोलॉजी नहीं डेवलप करनी है, मुझे ये गलती लगी कि मैं बहुत ज्यादा प्री 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 हो रही थी। मेन सफर किया था वो तो अच्छा था कि सेकेंड अटेम्प्ट तक मैंने नोट मेकिंग सारी कर ली थी, और 2-4 एसेज लिख लिए थे, आंसर्स भी लिखती थी मैं सेकेंड अटेम्प्ट तक। थर्ड अटेम्प्ट में सर वो चीज बहुत मिनिमल हो गई, मतलब मुझे लगता है मैंने 2-3 महीने में 2-4 आंसर लिखे होंगे तो लिखे होंगे ऐसा, और ऐसे शायद एक या दो बस। लेकिन आपने क्या ना कि पहले जो अटेम्प्ट थे उसमें मेंस पे फोकस कर लिया था, तो कर लिया था। आंसर लिखना कैसे है, वो पेन जो चलना चाहिए, तो वो हाँ, पेन और दिमाग दोनों चल रहा था। तो यू वर लाइक अगर प्रीलिम्स निकल जाएगा ठीक है, एफर्ट तो लगेगा, देर इज नो हाँ, डाउट, एफर्ट तो लगेगा, बट हम कर लेंगे। कर लेंगे, वो चीज है। एक बैक ऑफ द माइंड कॉन्फिडेंट था कि यार चलो 500 मार्क्स का ऑप्शनल तो तैयार है। तो वो, और जीएस है, तो जीएस के सर, लेकिन मैंने ना बहुत सारे नोट्स प्री निकलने, मतलब प्री जब हो गया था ना, एग्जाम हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था, तो 2-3 दिन का ब्रेक लेके आंसर की वगैरह से मिला के देख लिया था, हो रहा है इस बार। तो खुशी से ही वो कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं। तो नोट्स मैंने काफी बनाए थे, 15 दिन जो गैप होता है प्री के एग्जाम और रिजल्ट के बीच में, मैंने ट्राई किया मैं 70% नोट मेकिंग कभी कर लूँ। तो तब मैंने बहुत पढ़ाई की थी। तो वो चीज हुई है। हर्षिता, नोट्स की बात है, एक ना एक और है चीज कि प्री और मेंस के बीच में कुछ टॉपिक जो है वो ओवरलैप करते हैं। हाँ, सभी से अच्छी जो स्ट्रेटजी है वो तो ये है कि भाई आप प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी कर रहे हो कंबाइन कर लो। कंबाइन करो। लेकिन कभी कभार हम कर नहीं पाते, तो हाउ यू हैव मैनेज दिस पर्टिकुलर थिंग?
सर मैं ना एरियाज आइडेंटिफाई कर लेती थी कि कौन से दोनों, अब जैसे GS1 है, GS1 पूरा प्रीलिम्स लगता है मेरे को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, तो वो मतलब मैं उसके लिए मैंने अलग से सर एक भी पेज के नोट्स नहीं बनाए थे, एक भी पेज के नहीं बनाए थे, पर कुछ टॉपिक्स हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं, उनको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, मतलब पूरी प्रिपरेशन उसकी अलग होगी, और कौन से एरियाज हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा सोर्स सेम हो, बस तरीका डिफर कर जाए, ये इंपॉर्टेंट है। अब GS2 में है पॉलिटी, प्री और मेंस में बहुत डिफरेंस आता है, मेंस में पूरा एप्लीकेशन है, तो उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने टॉपर्स के भी नोट्स देखे, उससे आइडिया लिया, और उसके बाद मैंने 1 पेजर नोट्स हर टॉपिक के, मतलब जो GS का होता है उसका हर टॉपिक उठाती थी, और हर दिन में 6-7 टॉपिक्स के मेरे को करने हैं कवर, नोट भी बनाने हैं और रिवाइज भी करना है, ऐसे करके मैं चलती थी। और ओवरलैपिंग देखती थी कहाँ प्री का मिल रहा है कहाँ, तो मैं ट्राई करती थी उसी बुक का मटेरियल शॉर्ट करके कर दूं, मतलब प्री वाला मटेरियल एलिमिनेट कर दूं और मेंस वाला छोड़ दूं, और उसमें क्या ऐड करना है, कंक्लूजन या फिर प्रोज कॉन्स, ये उसी में ऐड करती रहूं। तो मेरा ये था, बस पढ़ते टाइम में ये ध्यान रखती थी, ये प्री का ये नहीं पढ़ना, ये मेंस का ये पढ़ना है, ये किया मैंने। और जो बिल्कुल मेंस में पूछते हैं एथिक्स ऑप्शनल, ये तो पूरे अलग प्रिपरेशन हुई थी सर इसकी तो। और दिक्कत क्या आती है ना कि कैंडिडेट सिर्फ प्री माइंड सेट के साथ में अगर तैयारी करेगा, तो जब मेंस का जब जब टाइम आता है, देन दे लुक फॉर द सोर्सेज इवन फॉर द बेसिक टॉपिक्स ना, जैसे जीएस वन है, वही प्रीलिम्स का है यार, वही तुमको मॉडिफाई करना है, उसको हम्म, क्यूरेट करना है कि ये मेंस में कैसे कर लेंगे यूज, कैसे फैक्ट लिखना है, वही लिखने हैं। गुप्ता का जो फैक्ट प्रीलिम्स में पढ़ा है वो मेंस में जाके लिखना ही है। लिखना है। पर आप अगर प्री के बाद में सोर्सेज चेंज कर रहे हैं, और लोग करते हैं, जनरली लोग करते हैं, इट विल कॉस्ट यू वेरी डियरली। हाँ सर, मुझे तो लगता है कि 3 महीने में कैसे होगा, हम आंसर राइटिंग करें कि हम पढ़े, वो सोर्स बदल लोगे तो फिर पूरी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए मैंने तो वही पढ़ा था सर, जो प्री के लिए मैंने बुक्स पढ़ी थी वही मैंने मेंस के लिए पढ़ी, GS1 के लिए तो टोटली वही गया था, और इकोनॉमिक्स के लिए भी वही था, बस लिखने का तरीका देखना है, उसमें क्या ऐड करना है, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नहीं पढ़ना है, जैसे फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वो नहीं पढ़ना है, वो सब मैंने किया। हर्षिता, व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल, ऑप्शनल आपने कब एक टाइम वो कि मैंने अब ये तैयार कर लिया है, अब चाहे मेरे को थर्ड की जगह फोर्थ अटेम्प्ट में भी मेंस देना पड़े, ऑप्शनल मेरा तैयार है, डन है, हाँ रिवाइज करना पड़ेगा, नोट्स चेक करने पड़ेंगे, पर आई एम डन विद इट, वो जो एक बेसिक जो एक चीजें हैं वो मैंने कर ली है। सर PSIR में तो ये चीज कभी नहीं फील होती, IR हमेशा ऐड करना पड़ता है, हमेशा। तो उसका मैंने ये देखा था, पेपर 1 के जो 2 पार्ट्स हैं, पेपर 2 के 2 पार्ट्स हैं, ए और ए पार्ट दोनों पेपर्स के एकदम स्टैटिक है, एकदम वो चेंज नहीं होते, तो उनको मुझे नहीं छेड़ना है, ये वाली चीज आ गई थी मेरी सेकेंड अटेम्प्ट के प्री के पहले, कि ये तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, वैल्यू एडिशन रह गया था सर, वो मैंने इस प्री के बाद किया जब मेरा क्लियर हो गया था, क्योंकि क्रैश कोर्स दिया था मैम का, मतलब वो आंसर राइटिंग वाला, तो उससे हो गया था मॉडल आंसर से। बाकी जो स्टार्ट करंट वाला है एप्लीकेशन वाला, IR स्पेशली सर, वो तो करते रहना पड़ा, मतलब जो बहुत पुराना हो गया है उसको हटाओ, फिर नया ऐड करो। IR का तो सिलसिला अब फिर से शुरू होगा जब मेंस दूंगी, तो ये है। पर वो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया था, जो स्टैटिक वाला पोर्शन है सेकेंड अटेम्प्ट के प्री के पहले हो गया था, थर्ड में मुझे बस रिवाइज करना पड़ा उसको। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं टाइम में, आपने प्रीलिम्स की भी तैयारी करी है, आपने मेंस मेंस की भी तैयारी करी है, अप्रोक्सीमेटली कितने महीने चाहिए प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करने के लिए, कितने महीने चाहिए मेंस की अच्छे से तैयारी करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम आंसर राइटिंग, मैं टेस्ट सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो प्रीलिम्स में ना मेंस में, लेकिन एक बेसिक जो तैयारी है, प्रीलिम्स में कितना समय आइडियली, कि आज कोई चालू कर रहा है तो आइडियली कितना टाइम दे, और मेंस में कितना टाइम दे। सर हम स्टार्टिंग में तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि 6-7 महीने तक इंटीग्रेटेड करने के बाद अगर आप सिर्फ प्री में जाएं, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आप 6 महीने दे दीजिए सिर्फ प्रीलिम्स को, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये भी रिग्रेट था कि मैंने पहले ही अटेम्प्ट में लास्ट के सिर्फ 2.5 महीने दिए फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स के लिए। तो 6 महीने आप दे दो पहला अटेम्प्ट में, धीरे धीरे सर जब आपको खुद ही रियलाइज होगा कि वो टाइम कम हो जाता है। और मेंस के लिए सर मुझे लगता है 4 महीने तो आपका ऑप्शनल ही ले लेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। उसके साथ आप बाकी सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स रिवाइज करते रहोगे, अगर फुल सिर्फ दिन भर ऑप्शनल किसी के बस की नहीं है,
थोड़ा तो चेंज चाहिए। तो 4 महीने तो ऑप्शनल ले लेगा, बाकी जीएस के जो टॉपिक्स के नोट्स है ना, मुझे लगता है अगर आप स्मार्टली बनाओगे वो 1 महीने में हो जाएंगे। वो मतलब थोड़ा सा, क्योंकि क्रिस्प बनाने हैं, तो वो अगर आप स्मार्टली बनाओगे एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के पीवाईक्यूज एनालाइज। और मेरे को लगता है आप तैयारी शुरू करने से पहले ही, मतलब मेंस के 1 महीने पहले आप पहले पीवाईक्यूज एनालाइज कर लो कि कौन से एरियाज में कितने किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर एक टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप उसका मॉडल आंसर टाइप ही नोट्स बना लो। तो ये सब करने के बाद ऑप्शनल के बाद मुझे लगता है जीएस 1 महीने में हो जाएगा। एथिक्स थोड़ा सा टाइम ले सकता है, पर एथिक्स इज मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग दैन रीडिंग एंड राइटिंग नोट्स। तो एथिक्स तो मैंने सर 10 दिन ऐसे दिया था, बाकी प्रैक्टिस किया है एथिक्स का। प्री मुझे लगता है सर सिर्फ प्री की तैयारी 6 महीने तो देनी चाहिए, देनी ऐसा मैं चाहिए, मानती हूँ। क्योंकि बेसिक्स को कवर करने में समय लगता है। शुरुआत में समझ में ही नहीं आता है कि ये मनी बिल क्या है, क्यों है ये, क्या है। टाइम देना चाहिए। यस सर। टाइम देना चाहिए। मेंस की जो तैयारी है ये प्रीलिम्स की तैयारी से बहुत डिफरेंट है, राइट। मेंस के लिए एक अगर हम समराइज करें फिलहाल, और मैं आपसे चाहूंगा कि जब प्री के बाद में जब मेंस का टाइम आए देन वील हैव ए सेपरेट टॉक ऑन द मेंस, अच्छी टॉक करें। तो मेंस की अगर हम समराइज करें तो क्या क्या वो पॉइंट्स दिमाग में रहे जब कोई तैयारी कर रहे मेंस का सर ये है कि आपको हर टॉपिक के पेज के नोट्स होने चाहिए आपके पास, हैंडमेड नोट्स होने चाहिए, आपको बुक्स से ना पढ़नी पड़े वो चीजें, आपके पास नोट्स होने चाहिए रिवीजन के लिए, और हर टॉपिक के होने चाहिए। प्लस जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं कुछ एरियाज, फॉर एग्जांपल सर जीएस 3 में हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक्स पे बहुत फोकस करते हैं, पर स्कोरिंग अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अच्छा कर लो तो मुझे लगता है इंटरनल सिक्योरिटी के एकदम सॉलिड सेम टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। नेक्सलिज्म हो गया, फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए, ये सब जो क्वेश्चंस है ना ये हर साल रिपीट होते हैं। तो यू नो दैट दीज एरियाज ही पूछे जाएंगे, तो आप उसके नोट्स बना लो। तो आपको रिपीटेशंस देखने हैं और ये देखना है कि कौन कौन से टाइप की चीजें रिपीट हो रही हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, ये सब रिपीट होते हैं। एनवायरमेंट तो फिर भी डायनामिक है, इंटरनल सिक्योरिटी मुझे लगता है बहुत स्टैटिक टाइप पूछते हैं वो। तो ये एरिया बहुत रिपीट होता है। फिर एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से करें, और नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आप उसी को लिख के आओ, बार बार रिवाइज। और सर ये चीज भी करो कि ऑप्शनल आपका ऐसा हो कि लास्ट के जिस दिन आपका कंपलसरी पेपर के बाद आप आओ, तो एकदम उसके की टर्म्स एक डायरी में होने चाहिए, ताकि वो टर्म्स आप रिवाइज कर लो बस, क्योंकि ऑप्शन नहीं होगा 4 घंटे में पूरा रिवाइज जो आपके नोट्स होंगे। वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स आपको ऐसे भी बनाने हैं पढ़ते पढ़ते, कि जब आप रिवाइज कर रहे हो, जब आप फोर्थ रिवीजन में हो, फिफ्थ रिवीजन में हो, साइमल्टेनियसली एक डायरी होनी चाहिए आपके बगल में, जहाँ जहाँ आप की टर्म्स लिखते चले जा रहे हो, ताकि वो की टर्म्स एंड में सिर्फ आपको वही पढ़ना पड़े। जैसे हमारे यहाँ हम हमारे पॉलिटिकल साइंस में स्कॉलर्स कोट करने हैं, तो मैं हर टॉपिक लिख देती थी और उस पर 3 स्कॉलर्स लिख देती थी कि मुझे ये 3 स्कॉलर्स ही कोट करना है। तो एंड में ना लिखते वक्त तो सोचना नहीं पड़ता था कि क्या सोचना लिखना नहीं है। पड़ रहा था। ये काम करना जरूरी है। और लोग इतने स्कॉलर तैयार कर लेते हैं कि इन द एंड वो खुद एक स्कॉलर बन जाते हैं और कुछ लिख नहीं नहीं पाते हैं। नहीं, इतना नहीं होना चाहिए सर, आपको पता होना चाहिए कि यही स्कॉलर इस टॉपिक पे जा रहा है। तो ये अब जस्टिस है तो जॉन रॉल्स ही कोट करेंगे, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो आपको पता होगा पढ़ते पढ़ते, और उनका क्रिटिसिज्म कौन है, तो एरिया वाइज आप खुद वो पढ़ते हुए पता चल जाएगा कि मार्क्सिज्म से किसने क्रिटिसाइज किया, लिबरलिज्म में किस स्कॉलर ने क्रिटिसाइज किया, फेमिनिज्म में किस स्कॉलर ने उसको क्रिटिसाइज किया। तो आप एक एक भी लिख दोगे ना, 2 पेज का आंसर लिखना है, आप कितना लिखोगे, तो वो आपको पता होना चाहिए, तो वो लिख दो। उसके बाद रिलेशंस है आईआर में, तो क्या कुछ नया अभी हुआ है वो फैक्ट लिख दो। तो इस तरह से मैंने डायरी बनाई थी कि बस एकदम फैक्ट की टर्म, जो मेरे को वैल्यू एडिशन करनी है वो मुझे याद हो सर। टू प्रोज कॉन सब बना लेते हैं वहां पे, वो एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं याद रहते, वो बस लिख नहीं लो याद रहता। डायरी में, ताकि एक दिन पहले आप वो रिवाइज कर लो। बस यही मुझे लगता कुछ है। लोग करते क्या है कि व्हेन दे फेल, वो ना अपना सोर्स बढ़ा लेंगे, वो अपनी तैयारी बढ़ा लेंगे, वो इतना सारा कुछ फैला देंगे, वो कभी समराइज हो नहीं पाता है। दैट बिकम्स अ मेजर चैलेंज फॉर सो मेनी कैंडिडेट। हर्षदा, आई वुड लाइक टू आस्क टू मोर क्वेश्चंस टू यू। यस सर। नंबर वन क्वेश्चन, हाउ टफ इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज? सर इट इज टफ। It is tough not only because of its syllabus, but because of its competition, I would say. Secondly, मोर ऑफ अ नॉलेज से ज्यादा ये आपकी पर्सनालिटी बहुत जज करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहिए।
और मुझे लगता है आपका आपकी पर्सनालिटी इवॉल्व होती रहती है हर दिन इस एग्जाम में। आप ऐसा प्रेशर हैंडल कर रहे हो जो शायद सिर हर स्टेज पे ये एग्जाम अनसर्टेन है। बहुत गट्स चाहिए ऐसा एग्जाम सोचने के लिए भी कि बहुत हर स्टेज में इतना अनसर्टेन हो कि इंटरव्यू के बाद अगर नहीं हो रहा है तो यार यू आर लैंडेड बैक टू जीरो। तो टफ तो है, देयर इज नो डाउट। वो रिलेटिव हो सकता है, किसी को इजी लग सकता है कोई एरिया, किसी के लिए प्री इजी हो सकता है, मेंस टफ हो सकता है, किसी के लिए प्री टफ हो सकता है, जैसे मैं हूँ। मेंस थोड़ा मेरा पहली बार में हो गया क्वालिफाई तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ उधर। तो एरिया रिलेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल एग्जाम बहुत टफ है। ग्रिलिंग है, पर्सनालिटी टेस्ट है हर दिन है, और काफी डिसिप्लिन चाहिए, काफी और काफी सैक्रिफाइसेस भी चाहिए। तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट इमोशनली, एंड पर्सनालिटी भी बहुत वैसी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए वैसा। तो मुझे ये लगता है। माय सेकंड क्वेश्चन इज, सभी को पता है कि क्या करना चाहिए, कैन यू प्लीज टेल मी कि क्या नहीं करना चाहिए, कि ये तो बिल्कुल नहीं करना है अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो। हर दिन किसी का सुन के रिसोर्स चेंज नहीं करना, 10 लोगों से राय नहीं लेनी, हर किसी का ओपिनियन अलग होता है। तो बहुत ट्रस्टेड लोगों से पूछो, जो आप जिनसे आप रिलेट कर पाओ ना। टॉपर्स तो बहुत है, आप हर टॉपर से रिलेट नहीं कर पाओगे, हर का बैकग्राउंड अलग है, हर की स्ट्रैटेजी अलग है। तो मैं यही बोलूंगी सर, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, सोर्सेस चेंज नहीं करने हैं हर दिन बदल बदल के, एक बार हो गया तो स्टिक करो। और टाइम टेबल अपना रूटीन ऐसा बनाना है जो आप फॉलो कर पाओ। बहुत अपने आप को एकदम 200% वाला टारगेट दे के इफ यू फील, देन डोंट फील कि नहीं हो पा रहा है, फिर वो डिमोटिवेशन होगा आपको। अपने हिसाब से बनाओ और उसको फॉलो करो। और सर कॉन्फिडेंट रहो। और मोटिवेशन नहीं होता, मुझे तो नहीं फील होता था किसी चीज को देखे कि मैं मोटिवेट हो रही हूँ। डिसिप्लिन ही है सर, जो है डिसिप्लिन पे ज्यादा रिलाई करो कि नहीं मन है तो भी करना है, बिकॉज इट हैज टू बी डन। यू शुड हैव दैट डिसिप्लिन कि मन नहीं होने के बाद भी आप कर रहे हो। सर मन नहीं है तो मोटिवेशन नहीं आपका मन करवा देता है। वो डिसिप्लिन पे रिलाई करना पड़ता है। एंड सर एनफ स्लीप। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो दिन दिन भर पढ़ते हैं, वो रेस्ट नहीं लेते, वो सोते नहीं है। और मुझे नहीं लगता आपका माइंड रेस्टेड नहीं होगा तो आप नए दिन कुछ नया पढ़ पाओगे। तो आपको हेल्थ भी उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंस आपको अपने हेल्थ पे देनी होगी, क्योंकि आप फिजिकली और मेंटली फिट होगे तो आपका पोटेंशियल खुद 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एनी 2 to 3 important advices for others, and I would like to ask you कि apart from civil services, anywhere you have tried to deviate your mind कि थोड़ा सा वो काम रहे। कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग वेब सीरीज देखा करते हैं, कुछ भी करते हैं ताकि एक ना बैलेंस बना रहे जीवन में, क्योंकि 24 hours इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द सिविल सर्विसेज, अटेम्प्ट फर्स्ट सेकंड तक ठीक है, समझ में आता है, फिर धीरे धीरे यू स्टार्ट फीलिंग कि ना कुछ वैक्यूम है जीवन। सर जैसा आपने बोला ना माइंड डेविएट करने का, तो मेरा इंटर्नशिप ज्वाइन करने का पर्पस ही ये था कि थोड़ा सा 2 बार हो गया, अब थोड़ा सा एक अलग वो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, तो पूरा दिन मेरा सिविल सर्विसेज की पढ़ाई पढ़ाई में नहीं जाएगा। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए, एक एनर्जी मेरी वहां पे भी जाती थी, तो और लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, तो वो हेल्प करा। सेकेंड सर, माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं बहुत वो साइंस फिक्शन देखती हूँ, तो मैं वो मूवीज देख लेती थी, क्योंकि वो बहुत अलग हो जाती है प्रिपरेशन से। एक फ्यूचर प्रिडिक्ट करना और जो चीज नहीं एग्जिस्ट करती है अभी फिलहाल उनके बारे में सोचना, तो वो थोड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था। तो ये दो चीज मैं करती थी। पर डिसिप्लिन खुद को रखने के लिए सर आप हर दिन अपने आप को एक टारगेट दे दो, कि रात को आप देखो वो टारगेट हुआ कि नहीं। आप जब वो टिक करते हो ना, तो बहुत ही सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होता है। और आपको ये भी पुश मिलता है कि कल टाइम पे उठ के मुझे वापस से टारगेट कंप्लीट करना है, क्योंकि जब 4-5 दिन 1 हफ्ते लगातार आपने टारगेट मीट कर लिया और 7वें दिन नहीं होगा ना, तो रात को बहुत गिल्ट आता है। वो खुद ही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको नेक्स्ट डे डिसिप्लिन बना देने का। तो मैंने ये चीजें की थी। ट्रू, ये बिल्कुल सही है। और साइंस फिक्शन वाली कुछ फिल्म आप रिकमेंड करते हैं तो हम भी देख लेंगे। सर पहली तो आप लूसी देखो, वो बहुत अच्छी है। वेनम, वो भी अच्छा है। अपग्रेड, ये अच्छा है। उसके बाद द मार्शियन भी अच्छा है। फिर एक्स मशीना भी अच्छा है।
सर मैंने बहुत ज्यादा जो सब देखते हैं इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, उनका नाम नहीं लिया, ये पता होता है लोगों को। फिर एविटार मैंने नहीं देखी है, मैं थोड़ा अलग टाइप से देखती थी, तो मैं यही सजेस्ट कर पाऊंगी। ठीक है हर्षिता, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम and थैंक यू I सर। and I wish you all the very best for your career ahead. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।